So, hello everyone, a very good morning to everyone. So, this is a course for UPSC CSC examination and today's topic is Directive Principle of State Policy. देखिए, Directive Principle of State Policy is one of the most important topic of the polity, right? और इसके अंदर हम different dimensions के अंदर पढ़ेंगे. This particular video is for the prelims 2021 students. कुछ भी हो ये वीडियो जरूर देख के जाना बिकॉज इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट डज इट मींस? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखेंगे तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज योर फिलोसफिकल पार्ट जिसके अंदर प्रेम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आता है. दूसरा पार्ट जो होता है दैट इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट. वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट आपका होता है, राइट? उसके अंदर से बहुत कम क्वेश्चंस पूछने लग गया है आजकल यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और फिलोसफिकल पार्ट के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे, इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे. बट बिफोर दैट I want to let you know that you are at an academy platform, and if you want to crack UPSC CSC examination with India's largest learning platform, that is an academy, then you have to click on the get subscription link that you will find on an academy website as well as an academy application. And after taking the subscription, you will get different features of an academy. So before start, also I want to first of all congratulate Jagrati Avasthi. Jagrati Avasthi को मैं congratulate करना चाहता हूँ. She is our plus student and she scored AIR second in UPSC CSC 2020 examination. Apart from that, these are the different students. You can see this one. टॉप अगर 20 लर्नर्स के अंदर से देखेंगे आप तो 7 लर्नर्स आर फ्रॉम द अनअकैडमी. इसी तरह से 100 लर्नर्स के अंदर से 21 से 100 देखेंगे तो आप 20 लर्नर्स हैं एंड सो ऑन, राइट? तो रैंक 50 के अंदर हमारे आप देख रहे हैं 15 स्टूडेंट्स आर देयर. यू कैन सी द नेम. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट टू जॉइन द अनअकैडमी देन यू कैन जॉइन इट इन द टू वेज. ठीक है, दो मैनर में आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं. फर्स्ट इज आइकनिक सब्सक्रिप्शन, सेकंड इज प्लस सब्सक्रिप्शन. तो पहले प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर बात करें तो ये जो आपका प्लस सब्सक्रिप्शन है इसके अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर आप डेली लाइव क्लासेस होगा, वीकली टेस्ट होगा, अनलिमिटेड एक्सेस मींस यू कैन वॉच द वीडियोस एज मेनी टाइम यू लाइक एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होगा, राइट? तो इसके अंदर आप देखेंगे 200 प्लस टॉप एजुकेटर्स की टीम आपके साथ होगी, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखेंगे इसमें तो टेस्ट सीरीज विल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू, राइट? टेस्ट सीरीज भी आपको इसके अंदर प्रोवाइड होगी, राइट? तो टेस्ट सीरीज will also be available to you and a team of 200 plus top educators will be there. ठीक है, अगर आप एक एजुकेटर से पसंद नहीं करते हैं तो दूसरे एजुकेटर पे आप शिफ्ट कर सकते हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट आइकनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या है? आइकनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर प्लस बेनिफिट्स हैं बच्चों. जो भी बेनिफिट्स यहाँ पर दे रखे हैं वो सारे हैं. इसके अलावा आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी आइकनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर. व्हाट डू वी मीन बाय द पर्सनल गाइडेंस? अ टीम ऑफ एजुकेटर्स. ठीक है, एक देखेंगे हम तो टीम ऑफ एजुकेटर्स विल बी देयर, टीम ऑफ मेंटर्स आर देयर टू गाइड यू, और वो आपकी कोचिंग को पर्सनलाइज कोचिंग कर देंगे बाय प्रोवाइडिंग पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान है ये आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सो दिस इज अबाउट द अनअकैडमी प्लस एंड आइकनिक सब्सक्रिप्शन. इसका फीस स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार बता देता हूँ जल्दी से. दिस इज 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर्स फीस स्ट्रक्चर. ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का फीस स्ट्रक्चर आप इसके अंदर देख सकते हैं, राइट? और लाइव डीबी कोड अगर आप यूज करते हैं दिस लाइव डीबी कोड देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट. ठीक है, एंड इफेक्टिव फीस आप यहाँ पर देख सकते हैं. इफेक्टिव फीस, दिस आर द इफेक्टिव फीस. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर सब्सक्रिप्शन दैट इज आइकनिक सब्सक्रिप्शन जो मैंने आपको बताया था. इसके अंदर फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप. लाइव डीबी कोड यूज करिए एंड 10% डिस्काउंट इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा. इसी तरह से हम देखेंगे तो ऑप्शन सब्सक्रिप्शन इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द अनअकैडमी. और ऑप्शन सब्सक्रिप्शन के अंदर 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का ऑप्शन सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं. 10% डिस्काउंट के लिए आप लाइव डीबी कोड यूज करेंगे. लाइव डीबी कोड से आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पर भी मिल जाएगा. प्लस लाइव डीबी कोड यूज करते हैं तो मैं भी आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि इस एजुकेटर्स को कहां तक कब तक पढ़ना है, विल लेट यू नो, राइट? चलिए आगे हम देखें इसके अंदर. सो दिस इज वन कॉम्बैट कॉम्पिटिशन, राइट? कॉम्बैट कॉम्पिटिशन में क्या है कि हर संडे को 11 बजे आपको एक कॉम्पिटिशन होगा, राइट? अभी जो होगा 3 अक्टूबर को जो कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन था वो ज्योग्राफी का था. तो इसके अंदर पार्टिसिपेट करके आप इसको इसके अंदर पार्टिसिपेट करके आप यहाँ पर ये बहुत अट्रैक्टिव प्राइजेस जीत सकते हैं. आप देख रहे हैं रैंक 1 से 3, 4 से 10 और हर संडे को ये कॉम्बैट कंपटीशन होता है, राइट? इसी तरह से 20 अल्टीमेट बुक्स आर प्रोवाइडेड बाय द अल्टीमेट एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी. ये बुक्स अगर आप लेंगे तो 10,000 रुपीज का कॉस्ट होगा. बट 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट लोन फैसिलिटीज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द अनअकैडमी. और ये देखिए अनअकैडमी पे मेरा प्रोफाइल है और अगर आप देख सकते हैं इस प्रोफाइल के अंदर मैं अभी अनअकैडमी प्लस पे क्या पढ़ा रहा हूँ, ये 3 कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ मैं आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर.
these 3 courses are there, right? अनअकैडमी प्लस के ऊपर ये 3 कोर्सेज है, इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स एज वेल एज मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी प्लस पे, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, फ्री टेस्ट सीरीज इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द अनअकैडमी। लाइव डीवी कोड यूज करके आप फ्री टेस्ट सीरीज यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, एक कोड है लाइव डीवी, इस कोड को याद रखिए। अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो सारे अवेलेबल बेनिफिट्स, कोई भी आपको टेस्ट सीरीज देखनी हो, फ्री टेस्ट सीरीज या फ्री क्लासेस आपको देखना हो, तो ये सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, राइट? 29 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो गए। हम देख रहे हैं 2 ईयर्स के बैचेस, 1 ईयर के बैचेस यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसी तरह से 18 अक्टूबर को क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी एनहांसमेंट एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, राइट? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन, राइट? तो देखियो, सबसे पहले इसके अंदर इसको समझते हैं अपन, इसकी वर्डिंग्स को समझते हैं ना। डायरेक्टिव मतलब क्या है? कुछ डायरेक्शन देना। जैसे मैं आपसे कुछ कहूं तो मैंने आपको कुछ डायरेक्शन दिया कि भाई इस काम को ऐसे से आपको करना चाहिए, दैट इज डायरेक्शन, ठीक है? प्रिंसिपल मतलब कुछ सिद्धांत है। अब डायरेक्शन कोई देगा तो मान लीजिए एक पर ए पर्सन है, ठीक है? ए पर्सन बी पर्सन को डायरेक्शन दे रहा है, राइट? ऐसा होगा। तो यहाँ पे कौन किसको डायरेक्शन दे रहा है? यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन भाई स्टेट को क्या डायरेक्शन देगा? स्टेट को ये डायरेक्शन देगा कि भाई तुमको ऐसा ऐसा काम करना चाहिए, ठीक है? स्टेट शुड डू दिस काइंड ऑफ वर्क, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग और इज गिविंग डायरेक्शन टू स्टेट। किस लिए डायरेक्शन दे रहा है? कि भाई तुम कैसे प्रिंसिपल्स बनाओ, तुम्हारी स्टेट की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, ठीक है? इसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है? स्टेट को प्रोवाइड कर रहा है। तो कभी भी मैं आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करूं कि भाई ये काम ऐसा करना चाहिए, ठीक है, तो दैट विल नॉट बी फोर्सफुल कि आप की जैसी मर्जी आप कर सकते हैं, बट हमने आपको डायरेक्शन दे दिया। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को बता रहा है कि आप जब पॉलिसी फॉर्मुलेट करें ना, तो इस तरह की पॉलिसी आपको फॉर्मुलेट करनी चाहिए, इस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। I hope this is clear to everyone. So first of all, we have understood the wordings of this डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये कहां पर है? देखिए, आर्टिकल 36 से लेकर, ठीक है, आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है? अब देखो भाई, क्योंकि ये फिलोसफिकल पार्ट है, कंसेप्चुअल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको समझने का, इसको पढ़ने का कुछ तरीका होगा। मैं यहाँ पर आपको सब कुछ तरीके बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पर पहली चीज आप समझिए कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वर्डिंग्स दे रखी हैं डीपीएसपी से रिलेटेड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेम्बल है वो आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 4 चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इन पे क्वेश्चंस भी बच्चों बहुत सारे पूछे जाते हैं, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस है, ठीक है, और प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कर रहा है? कौन दे रहा है? प्रिंसिपल। डायरेक्शन कौन दे रहा है? मैं, आप नहीं दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। किसको दे रहा है? स्टेट को दे रहा है। स्टेट को यहां पर डायरेक्शन दी जा रही है, राइट? और ये डायरेक्शंस क्या है? जिससे कि आपकी फंडामेंटल पार्ट है ये कि आप कैसा गवर्नेंस प्रोवाइड करेंगे, किस तरह का आप गवर्नेंस प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए डायरेक्शंस दी जा रही है। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टेट को। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और इसी लाइन के ऊपर एक बार क्वेश्चन आ गया था यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन 2013 के अंदर। देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वर्डिक्स ऑफ द रॉ कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस 4 थिंग्स: प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल एज डीपीएसपी, ठीक है? तो क्या क्वेश्चन था? देखिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस। अरे भाई सर, हमने तो अभी ये देखा था फंडामेंटल इन गवर्नेंस, यहां पर लिख रखा है, ठीक है? तो ये कौन है कंट्री के लिए? फंडामेंटल राइट्स है क्या? नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या? नहीं। यहां पर कहीं गवर्नेंस के पार्ट नहीं है, राइट? फंडामेंटल गवर्नेंस का पार्ट नहीं है। डीपीएसपी है कि? यस, दिस इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड द वर्डिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिहाइंड द लाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके पीछे क्या है, उसकी कहानी को आपको समझ में आना चाहिए। I hope this is clear to everyone, right? So first of all, we have to understand that ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं, ठीक है? और कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन दे रहा है स्टेट्स को, और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंडामेंटल गवर्नेंस, राइट? चलिए नेक्स्ट, कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, देखिए, क्योंकि मेरा फोकस पूरा ये है कि आपके प्रीलिम्स 2021 या प्रीलिम्स जो भी आने वाले प्रीलिम्स है उसमें सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से आ जाए, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किसके बेसिस पे। तो बिल्कुल अपन क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इसके अंदर टू द पॉइंट अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं, राइट? देखिए,
बी आर अम्बेडकर साहब ने इसको बोला था, इस डीपीएसपी को बोला था कि दिस इज द नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह से ग्रैनविल ऑस्टिन बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने ऐसे बोला था, डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज कॉन्शियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की अंतरात्मा है ये, राइट। ये दो चीजें डीपीएसपी के बारे में पूछी गई है। सर क्यों पढ़ा रहे हैं? बिकॉज एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया था, which of the following has described the horoscope of our sovereign democratic republic? इसका जो आंसर है दैट इज प्रेम्बल, प्रेम्बल इज द आंसर। बट इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है डीपीएसपी के लिए भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कॉन्शियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समझ में आ रहा है? तो इस तरह की चीजें भी हमको याद करना होगा, किसने कॉन्शियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, ये भी आ सकता है डीपीएसपी को, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो जो भी है अपन क्वेश्चंस की फॉर्म के अंदर मैं आपको बताता चल रहा हूं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसी की बेसिस पे मैं आपको इसके अंदर पढ़ा। चलिए, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल तीन चीजें यहां पर लेकर चलेगा, थ्री थिंग्स, ठीक है। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बताना चाहता है स्टेट को कि स्टेट भाई साहब आपको ऐसे गवर्नेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, तो उसके अंदर क्या क्या चीज होती है। सबसे पहले आता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी एज ए सोसाइटी, तो यहां पर सोसाइटी के लिए कुछ बातें लिखी गई है, ठीक है। आई विल लेट यू नो, आगे चलकर मैं आपको एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा कि क्या क्या बातें हैं इसके अंदर। तो पहली बात यह है कि सोसाइटी के लिए यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है कि समाज तुम्हें क्या, तुम्हारा गोल और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट, सर्टेन राइट्स, राइट्स मतलब अधिकार, अधिकार किसको होते हैं, इंडिविजुअल के, इंडिविजुअल शुड एंजॉय, जो इंडिविजुअल को एंजॉय करना चाहिए, कुछ अधिकार जो इंडिविजुअल को एंजॉय करना चाहिए। और तीसरा, सर्टेन पॉलिसी दैट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, यहां पर गवर्नेंस के बारे में बात। तो ये कभी आ जाए आपका इसके अंदर क्वेश्चन, कभी आ जाए प्रीलिम्स के अंदर कि भाई क्या क्या चीजें हैं डीपीएसपी के अंदर, क्या सोसाइटी के लिए है डीपीएसपी के अंदर कुछ बातें, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल के लिए कुछ बातें हैं, या फिर हम बात करें तो गवर्नमेंट के लिए कुछ बातें हैं। तो भैया तीनों के लिए कुछ बातें हैं, सोसाइटी के लिए कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल के लिए राइट्स है, एंड जो अपन कह रहे हैं सेकंड लास्ट इज गवर्नमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज है, वो इसके अंदर बात की गई है। आई होप दिस इज क्लियर, सबको यहां तक क्लियर है। तो कुछ कुछ बेसिक चीजें हमको समझ में आ गई है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आप कहेंगे फिर पॉलिटी के अंदर से क्वेश्चन नहीं आया, इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए मैं आपको सब कुछ इसके अंदर बता दूंगा, राइट। तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक देखें हम, राइट। और इसका जो पार्ट है दैट इज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 इज फंडामेंटल राइट्स and part 4th is DPSP। तो part 4th of the constitution constitute the directive principle of state policy, इसके अंदर directive principle of state policy है, right। चलिए, यूपीएससी 2020 क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है विच 2020 का क्वेश्चन है ना, पिछले साल का ही है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द आइडियल्स ऑफ द वेलफेयर स्टेट, है ना। वेलफेयर स्टेट का आइडियल्स कौन बताता है, कौन ये बताता है कि वेलफेयर स्टेट कैसी हो, हमारी स्टेट कैसी हो, तो कौन बताता है? ऑब्वियसली डीपीएसपी इज द राइट आंसर, ठीक है। वेलफेयर एस्पेक्ट की किस तरह से स्टेट को वेलफेयर करना चाहिए, किसका, सोसाइटी का, समाज के पास क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सिटीजन्स के क्या राइट होने चाहिए, किस तरह से पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी चाहिए स्टेट को, तो इसके अंदर हम कह रहे हैं डीपीएसपी विल बी द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, दिस आर द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि आपको समझ में आना चाहिए। और आपको ये क्वेश्चन लास्ट तक चलते चलते समझ में आ जाएगा, हाउ डीपीएसपी डिफाइंस द वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट्स को कैसे डिफाइन कर रही है डीपीएसपी, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 36। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ डीपीएसपी के बारे में समझे बच्चों, अब हम आर्टिकल 36 के बारे में समझेंगे। व्हाट इज आर्टिकल 36? चलो, सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है सबको इसके अंदर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। तो चलो अब हम रॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चले गए। आर्टिकल 36 क्या है? आर्टिकल 36 के अंदर ये लिख रखा है कि जो स्टेट है वो क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय द स्टेट, स्टेट क्या होता है, इसके बारे में लिख रखा है आर्टिकल 36 के अंदर। तो आर्टिकल 36 के अंदर डेफिनेशन ऑफ स्टेट है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि भाई स्टेट इस तरह की चीजें करो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि स्टेट इस तरह की चीजें करो, तब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन वांट टू से, व्हाट कंट्री, मतलब किसको कहना चाहता है, कौन है वो स्टेट, तो ये है वो स्टेट, ठीक है। पहला ये है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, दिस इज द फर्स्ट थिंग, गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सेकंड इज गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। सेकंड, ऑल लोकल अथॉरिटीज, ठीक है, यहां पर आ गया पंचायत सिस्टम, ठीक है। ऑल लोकल अथॉरिटीज दैट इज म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट एटसेट्रा, ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इसके अंदर। ऑल अदर अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जैसे एलआईसी हो गया, एलआईसी गवर्नमेंट, पीएसयू है, ओएनजीसी हो गया है, सेल हो गया है, इस तरह की स्टैट्यूटरी जो लॉ से बनी है या फिर जो गवर्नमेंट का कोई पार्ट है, ठीक है, इस तरह से होता है। कुछ अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ने और वाइडर डेफिनेशन कर दिया स्टेट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी बॉडी, कोई भी प्राइवेट बॉडी जो वर्क कर रही है एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट की तरह वर्क कर रही है, दैट विल बी considered as the what, that will be considered as the government or that will be considered as the state, ठीक है, उसको अपन स्टेट बोलेंगे। तो पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, उन सबको कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बता रहा है कि भाई तुमको इस तरह से पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना चाहिए, इस तरह से आपको ये सब चीजें करनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, तो दिस इज आर्टिकल 36 आर्टिकल आपने इसके अंदर पढ़ा। अब 37 आर्टिकल ये है कि जैसे 37 आर्टिकल में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, राइट, स्टार्टिंग के अंदर जो मैंने आपको बताया था, है ना, 37 आर्टिकल में ये लिख रखा है कि कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल होगा दैट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। मतलब अगर मान लो, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शंस है, ठीक है, ये सिर्फ क्या है, डायरेक्शन है गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द स्टेट। स्टेट क्या होता है, 36 के अंदर अपन ने पढ़ लिया व्हाट इज स्टेट। 37 के अंदर ये बता रखा है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, ये एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। अगर मान लीजिए कोई स्टेट इनको अप्लाई नहीं करता है तो आप उसको शू नहीं कर सकते। जैसे फंडामेंटल राइट है बच्चों, ठीक है, वो तो अधिकार है, अगर वो छीनते हैं आपके तो आप आर्टिकल 32 के पास जाते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हो। बट अगर ये पॉलिसीज अगर मान लीजिए इंप्लीमेंट नहीं करती स्टेट, तो स्टेट के ऊपर कुछ ऐसा नहीं है कि वो लीगली उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आएगी, राइट। सो शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट बट द प्रिंसिपल दे आर लेड डाउन नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। देखिए आर्टिकल 37 में साफ साफ लिख रखा है फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, और ये की ये लाइन उठकर आई थी यूपीएससी 2013 के क्वेश्चन के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनी डाउट यू कैन आस्क मी। कोई भी डाउट है तो बताएं प्लीज। एनीवन हैज एनी डाउट? चलिए, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन द मेकिंग द लॉ। ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो अपना प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगा, ये ड्यूटी है स्टेट की। स्टेट का मतलब ये ड्यूटी है कि इन प्रिंसिपल को उसको अप्लाई करना चाहिए, राइट। चलो, तो आर्टिकल 37 क्या बोलता है? आर्टिकल 37 में क्या प्रोविजन, जो भी प्रोविजंस हैं, ये बोल रहे हैं डीपीएसपी की जो भी प्रोविजंस हैं वो एनफोर्सेबल नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इनको क्या करो, आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, वो एनफोर्सेबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट्स? ठीक है, तो ये आर्टिकल 37 है। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी के अंदर, राइट। अगर हम देखें तो आर्टिकल 37 के ऊपर भी यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे गए, राइट। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट जस्टिसेबल इन नेचर, कौन से जस्टिसेबल नहीं है ना। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन उत्तर आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो नॉट जस्टिसेबल, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज आल्सो नॉट जस्टिसेबल, प्रेम्बल इज आल्सो नॉट जस्टिसेबल। ये इसका आंसर होगा 2, 3 एंड 4, डी विल बी द करेक्ट आंसर। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसके अंदर 3-4 चीजों का ये पूरी फिलॉसफी है, ठीक है। ये देखिए, प्रेम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, इसमें से कौन सा एनफोर्सेबल है, कौन सा एनफोर्सेबल नहीं है। तो हमने आपको बताया कि कौन सा एनफोर्सेबल है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है एनफोर्सेबल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और प्रेम्बल, ओनली एनफोर्सेबल पार्ट इज द फंडामेंटल राइट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, जैसे मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। यूपीएससी 2017 के अंदर क्वेश्चन आया है, ये देखिए, ये क्वेश्चन 2017 के अंदर आया विद रेफरेंस। अब देखो, आर्टिकल 37 में से क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना। इस तरह से मैं आपको ये पूरा ये पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। डीपीएसपी के ये पूरे पार्ट पढ़ाऊंगा। इसको 3 पार्ट्स के अंदर मैंने ये लेक्चर्स बनाए हैं, ठीक है। 1, 2, 3 या फिर 1 और 2 पार्ट के अंदर बनेंगे लेक्चर्स, ठीक है, जैसा भी अपन देखते हैं इसके अंदर। तो इसमें देखते हैं यूपीएससी 2017 के अंदर क्या क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट्स लिमिटेशन अपॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन पे करती है कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे करती है। तो भाई वहां में किसी भी फंक्शंस पे नहीं करती है, ना लेजिस्लेटिव फंक्शन पे करेगी ना एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे करेगी। क्यों नहीं करेगी? इसलिए नहीं करेगी क्योंकि आप ये जो हमारा आर्टिकल है ये बोल रहा है, आर्टिकल 37 बोल रहा है कि लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। तो किसी के ऊपर भी ये क्या है,
अगर हम देखें इसके अंदर इसकी लैंग्वेज देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिमिटेशन नहीं पुट कर सकती किसी के ऊपर भी। लेजिस्लेचर स्टेट चाहे तो पॉलिसी अप्लाई करे, नहीं चाहे तो पॉलिसी अप्लाई नहीं करे। यही होता है मतलब किसका, यही चीज जो होता है, यही मतलब होता है किसका, यही मतलब होता है प्रिंसिपल्स का। डायरेक्शंस का मतलब क्या होगा भाई, तुमको हमने डायरेक्शन दे दिए, अब तो अप्लाई करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, ठीक है। ये है तो मतलब कोई लेजिस्लेटिव के ऊपर अगर हम बात करें इसके अंदर, तो कोई लेजिस्लेटिव फंक्शंस के ऊपर या फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के ऊपर कोई भी लिमिटेशंस पुट नहीं कर रहा है डीपीएसपी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए तो आर्टिकल 36 हमने पढ़ा, आर्टिकल 37 पढ़ा। 36 के अंदर स्टेट बताया था, स्टेट कौन है, तो कौन है स्टेट, जल्दी जल्दी से लिखो सब कमेंट सेक्शन के अंदर। पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, प्लस कोई भी स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्लस सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह रखा है, इतना भी कह रखा है, कोई भी प्राइवेट बॉडी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे काम कर रही है तो दैट विल बी आल्सो कंसिडर्ड एज द स्टेट, जिसको डायरेक्शन दे रहा है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन दे रहा है कि भैया ऐसे ऐसे आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशन करनी चाहिए। ये थे आर्टिकल 36 और 37। इसके अंदर आप समझ चुके हैं इसकी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की वर्डिंग्स मैंने आपको बता दी है। इतना सिंपल करके मैं तुमको रॉ कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। 38 आर्टिकल क्या है, देखिए, स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर, एक सोशल ऑर्डर को सिक्योर करना है स्टेट को, फॉर प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। समझ में आ गया कि वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए, कि प्रमोशन के लिए उसको कुछ सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है, किसको, स्टेट को, ठीक है। क्यों स्टेट को क्यों करना है भाई, स्टेट को ही तो देना है। स्टेट कौन है, आर्टिकल 36 पे जाओ, स्टेट का मतलब पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए क्या बोल रहे हैं कि स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, द स्टेट शैल स्ट्राइव for the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may social order in which justice कैसा होना चाहिए, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। बिल्कुल रट लो इस लाइन को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम करना है और उसको जस्टिस प्रोवाइड करना है। जस्टिस कैसा प्रोवाइड करना है, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है। सोशल जस्टिस का मतलब कोई अमीर और गरीब के बीच में ऐसे भेदभाव ना करें, ठीक है, राइट। सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है। अगर हम बात करेंगे सोशल जस्टिस के बाद इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ना हो सिस्टम के अंदर, ऐसी पॉलिसीज फॉर्मुला करना है, इकोनॉमिक जस्टिस एज वेल एज पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस, राइट। तो सोशल जस्टिस का मतलब ये भी होता है, सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई लोअर कास्ट का पर्सन है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में कुछ करने लग गए स्टेट, या फिर कोई उसके अगेंस्ट में कुछ कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, ठीक है, और जेंडर और इन सोसाइटी के अंदर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज सोशल जस्टिस फॉर यू, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या होगा कि देयर शुड नॉट बी एनी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कोई भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए सिस्टम के अंदर, दैट इज नोन एज व्हाट, इकोनॉमिक डायमेंशन, ठीक है। और थर्ड इज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब क्या है कि सबके पास पॉलिटिकल अधिकार हो, किसी के पास पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज पॉलिटिकल जस्टिस। तो क्वेश्चन कैसे आता है अब ये समझो, हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम दे रखेंगे, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट। अभी जो समय है उसके हिसाब से ये बेस्ट है, ठीक है। तो देखो ऐसा पूछा जा सकता है कि जो ये है सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस कहां कहां मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेम्बल इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल के अंदर और डीपीएसपी के अंदर ये चीज है, राइट। अगर मैंने क्वेश्चन इसमें डाला हो तो अपन देखेंगे आगे चलकर, चलो ठीक है। तो 38(1) के अंदर अपन ने क्या करा है, 38(1) के अंदर अब ये सब चीजें समझ चुके हैं 38(1) के अंदर क्या है, ठीक है। एनी डाउट्स, अभी तक कोई डाउट हुआ है? 38(1) के अंदर ये है कि एक तो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए सोशल ऑर्डर बनाना चाहिए, और जस्टिस के अंदर तीन चीजें याद रखी, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तीन चीजें आपको याद रखनी, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। वापस बोलिए, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस कहां मिलता है, प्रेम्बल में भी लिख रखा है कि जस्टिस कैसा होना चाहिए, सोशो इकोनॉमिक एंड सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, की वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन सोlemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic एंड सिक्योर। और फिर इसके अंदर क्या करना है, फिर जस्टिस कैसा हो, हमको सबको अपॉर्चुनिटी ऐसे प्रोवाइड करनी है कि इसके अंदर जस्टिस कैसा हो, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस हो, राइट। ये प्रेम्बल के अंदर लिखा है, और डीपीएसपी के अंदर भी ये वर्ड्स हैं, तीन वर्ड्स। जस्टिस जो होता है वो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। अब ये क्या आ गया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपको थोड़ा सा लर्न करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये है सोफा और ये है चेयर, ठीक है। सोफे पे कौन बैठेगा, अमीर आदमी, रिच विल सिट, ठीक है, और यहाँ पर पुअर के लिए है,
पुअर के लिए, है ना। तो इनइक्वलिटीज है, यहां पर आपको इनइक्वलिटी देखिए, घोर इनइक्वलिटी है भाई, ये तो आराम से फर्स्ट क्लास सोफे पे बैठ रहा है और ये यहाँ पर है पुअर और रिपोल है, ठीक है। अब इसको याद कैसे कर रहे हैं, 38 के अंदर बस आपको ये करना, सोफा और टेबल मतलब इनइक्वलिटीज के बारे में बात कर रही है। और यहाँ पर सोफा SOFA, क्या कहना क्या चाहते हो सर, ये तो बता दो। हम ये कहना चाहते हैं 38 सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। 38 क्लॉज 2 के अंदर लिख रखा है, स्टेट शैल स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज को मिनिमाइज। इनइक्वलिटीज कैसे दिखा, एक तरफ सोफा दिखा, एक तरफ चेयर दिखा, दिस इज इनइक्वलिटीज, ठीक है। ये एक तरफ सोफा दिख रहा है, एक तरफ चेयर दिख रहा है, तो स्टेट को इनइक्वलिटीज, स्टेट शैल स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वलिटीज इन इनकम। सोफा SOFA, ठीक है, ये भी याद करना है। कैसा होना चाहिए, स्टेट को किस तरह का मिनिमाइज करना चाहिए, देखिए सॉरी, स्टेट को स्टेटस अपॉर्चुनिटी फैसिलिटीज, ठीक है, सोफा SOFA। तो ये आपका हो गया कंप्लीट क्या, 38 क्लॉज 2। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर आपको सोफा दिख रहा है और यहाँ पर आपको चेयर दिख रही है। 38 के अंदर आपको सोफा और चेयर याद रखनी है। सोफा और चेयर का मतलब इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटी कैसे हो, स्टेटस अपॉर्चुनिटी, इनइक्वलिटीज कैसी हो, स्टेटस अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज के अंदर इनइक्वलिटीज नहीं होनी चाहिए। स्टेट को कैसे प्रिंसिपल फॉर्मुलेट करनी चाहिए, जो कि इसके अंदर स्टेटस अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटीज के अंदर इनइक्वलिटीज ना हो, ठीक है। ये लो क्वेश्चन आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ जस्टिस, जस्टिस का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कौन सा जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस कहां पर है, एक्सप्लिसिटली कहां मेंशन है, मतलब साफ साफ कहां लिखा हुआ है, तो आपको मैंने बताया DPSP के अंदर, एज वेल एज योर प्रेम, सी विल बी द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। UPSC 2013 के अंदर क्वेश्चन है, इकोनॉमिक जस्टिस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एज वन ऑफ द इंडियन प्रोवाइडेड इन द वेयर, यू कैन ऑफ द आंसर, कहां पर है, सभी आंसर लिखें कमेंट सेक्शन के अंदर, प्रेम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक डॉट कहाँ पे लगाया DPSP के अंदर, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अभी पार्ट सेकंड आएगा, कल ये रहेगा, ठीक है, 39 आर्टिकल के बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, आई होप यू एंजॉय दिस क्लास, ठीक है। इसी तरह से हम पूरा DPSP खत्म करेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स मैंने इसलिए बनाए जिससे कि आपको एक दिन के अंदर ये याद हो। अभी एक साथ सारा पढ़ा दूंगा तो आपको समस्या आ जाएगी इसके अंदर, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।